नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो एक तरफ तो प्रयागराज में गंगा के किनारे माघी मेले में 7वां दिन था या 8वां दिन था अनशन का कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, और दूसरी तरफ लखनऊ में प्रदेश दिवस दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, बल्कि ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कायाकल्प हो रहा है। सड़कों का और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जाल बिछाया गया है और उत्तर प्रदेश के ही डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बन रही हैं। तो अमित शाह ने एक तरीके से उस पूरे नैरेटिव को जो गढ़ा गया था और जो हर बार योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई भी छोटी मोटी घटना हो जाए तो तुरंत ये हुआ हुआ करके शुरू हो जाते हैं, तो एक तरीके से उस पूरे नैरेटिव की उन्होंने हवा निकालने का काम किया। वैसे लोगों की को स्मृति दोष रहता है। वो पिछले साल पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के अखिलेश यादव जब कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना स्पष्ट तो वो पार्लियामेंट में कह चुके, और आज लखनऊ पहुंच करके मौका तो उत्तर प्रदेश दिवस का था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और 2027 का चुनाव कितना अहम है, ये भी रेखांकित किया। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अभी 2026 का शुरुआती महीना है, जनवरी है, और ठीक एक साल बाद यानी जनवरी फरवरी में ही चुनाव प्रस्तावित हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने तो आज से ही चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आज दो बयान और देखने को मिले, एक राहुल गांधी का और एक अखिलेश यादव का, और दोनों के सुर लगभग एक जैसे हैं। उनका कहना यह है कि जहां जहां हमारे वोटर हैं एसआईआर में, वहीं वहीं के वोटर काटे जा रहे हैं। तो भाई इनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता क्या कर रहे हैं? अगर आपके वोट काटे जा रहे हैं तो वो वहां जाकर के हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? उसी समय आवाज क्यों नहीं उठा रहे? या उसकी कोई किसी तरह की शिकायत, कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? ये सिर्फ हवाई बातें मीडिया के लिए, माहौल बनाने के लिए और एसआईआर को गाली देने के लिए। तो सीधे जुड़ लेते हैं, लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार। वही बताएंगे कि आज नमस्कार। कहा और अ, योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह की बाउंडिंग देखने को मिली। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी, नमस्कार। जी नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, आज का जो कार्यक्रम था वो तो विशेष था, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिवस था और उसका समारोह था। सुबह हमने अलग अलग समाचार पत्रों में फुल पेज के, बल्कि दो दो पेज के विज्ञापन भी देखे। जो काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनकी जानकारी भी पब्लिक को दी गई है, पब्लिक के बाहर भी, प्रदेश के बाहर भी दी गई है। तो किस तरह का वातावरण था और जो चर्चाएं शुरू की गई थी फिर से योगी आदित्यनाथ को लेकर के, ये गंगा किनारे जो भी कुछ ड्रामा चल रहा है कथित शंकराचार्य का, उसको लेकर के एक हवा बनाने की कोशिश हो रही थी। वो तो हवा तो खुश होकर के रह गई आज अमित शाह के दौरे के बाद। जी, 7 दिन जो है वानरों की उछल कूद चली। 18 जनवरी को ये जो तथाकथित शंकराचार्य है, इसने टकराव के लिए मजबूर किया मेला प्रशासन को और प्रयागराज की मेला की पुलिस को। जो कहते हैं ना, ही फोर्स द कॉन्फ्रंटेशन, कि हम तो जो है पालकी से ही स्थल तक जाएंगे। और जबकि ये सबको ये तो ये सर्वविदित है, परंपरा है। कभी शाही स्नान की परंपरा नहीं रही है माघ मेले में। और ये अभी शंकराचार्य स्वयंभू हैं,
अभी इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और जो इनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद स्वरूपानंद। सर, वो भी आजीवन जो है ऐसे ही विवादित शंकराचार्य रहे। कभी उनको जो है मान्यता नहीं मिली, वो एडहॉक शंकराचार्य बने रहे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकर के जो एक हफ्ते से यहाँ जो जो उछल कूद चल रही थी, और लग रहा था कि, और कुछ जो है राजनीतिक कालनेमी भी बहुत सक्रिय हो गए थे, और एक तो कालनेमी आज जो है बढ़ चढ़ के उनको महान संत बता रहे थे, जिन्होंने अपनी सरकार के समय लाठियां चलवाई थी। तो आज जो है अमित शाह ने इसका पटाक्षेप कर दिया, और उन्होंने साफ साफ नाम लेकर के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पे हमला किया। ये सब वंशवादी जातिवादी पार्टियों के पास कुछ नहीं है। ये सब जो है ये केवल जो है सुअर के होठ पे लिपस्टिक लगाते हैं। वो कहते हैं ना, टू अप्लाई लिपस्टिक ऑन द लिप्स ऑफ द पिग्स। यानी इनके पास कोई ठोस नहीं है, केवल एक कॉस्मेटिक बातें हैं, और कोई कॉम्प्रिहेंसिव इनके पास डेवलपमेंट प्लान या विजन या सोच नहीं है। योगी जी के 9 साल के कार्यकाल में 2 बातें बहुत साफ साबित हो गई हैं। यूपी के लोगों की मूलभूत रिक्वायरमेंट है बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। 2/3 लोग बाकी काम स्वयं कर लेते हैं, लेकिन सरकार ने इसके आगे भी किया कि भाई ठीक है, सड़कें भी बनेंगी, सफाई भी होगी, सैनिटेशन भी होगा, पानी पेयजल भी मिलेगा, निःशुल्क भोजन भी मिलेगा, गांव में आवास भी मिलेगा, एलपीजी भी मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, आवास भी मिलेगा, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। सबको सब कुछ दिया गया है, और ये आंकड़े बहुत बार दोहराए जा चुके हैं। डीबीटी माध्यम से लोगों को पैसा भी मिलेगा। करीब यूपी में 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है, 70,000 करोड़ रुपए जा चुका है पीएम किसान सम्मान योजना का। तो ये सब हो रहा है। तो अब कौन चाहेगा कि ये एक कोई जो बाबा अपने को शंकराचार्य क्लेम कर रहा है, उसके चलते इस एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब किया जाए। और अगर इसको लेके ये कोई बड़ा गंभीर मामला था, तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोगों ने यूपी में लंबे समय तक पापा, चाचा, ताऊ और भैया जी, बहन जी की सरकार देखी है। यानी हम लोगों ने फैमिली का, परिवारवाद का सरकार देखी है। तो हमने कभी देखा ही नहीं कि पार्टी में स्ट्रक्चर्ड हायरार्की क्या होती है, संगठन क्या होता है, और संगठन की भी एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, एक सरकार होती है। ये आज केवल बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी संगठन सरकार तो एक ही होता है, बहुजन समाज पार्टी में सब एक ही होता है, कांग्रेस में ना तो संगठन है ना सरकार है। तो ये सब चीजें जब लोगों ने देखी है, तो हमारी आदत, तो जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, वो तो वही परिवारवादी डायनेस्टी पार्टी वाली है। तो लोगों को ये थोड़ा लगता है बस अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये हटने वाले हैं, ये जाने वाले, ये सब होता है। तो ये सब जो है, अब 9 साल हो गए हैं शायद योगी जी के तीसरे टर्म के बाद। अब इस तरह की जो है छोटी छोटी घटनाओं से जो बड़ी बड़ी अटकलबाजियां शुरू हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। और यहाँ तो बीजेपी के लोगों ने की, मैं अब किसी का नाम क्या लें, कुछ लोगों ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उनके चरणों को प्रणाम भी किया, उनसे स्नान करने का आह्वान भी किया, 2 बार किया। लेकिन उन्होंने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि जो आपने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, न जाने क्या क्या बोला, इसके बारे में बीजेपी के एक नेता ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। लेकिन मुख्यमंत्री की समस्या ये है कि उनके पास दोहरी मर्यादा का भार है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षपीठ की पीठाधीश्वर भी हैं। तो उनको तो अपने मर्यादा के दायरे में ही रहना, उससे आगे वो बोल नहीं सकते। और लेकिन उनको जितना बोलना था, उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में कह दिया, एंड मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी संकेतों में ही कहा। और क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री प्रदेश का, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं कोई। तो आज अमित शाह ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार का पूरा जो कार्यकाल का ब्यौरा दिया, जो काम हुए हैं, और जो यूपी में परिवर्तन आया है, और जो एक नया मोमेंटम बना है डेवलपमेंट का, वो सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। अब आज के बाद भी अगर शंकराचार्य कोई बयान देते हैं,
तो वो केवल जो है बिना किसी ठोस आधार के इस मामले को तूल दे करके शंकराचार्य के द्वारा प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का प्रयास ही माना जाएगा, उसका कोई ठोस आधार नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की इसी भूमि पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन भी है। और आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और कुल मिलाकर के 21 हवाई अड्डों वाला ये प्रदेश बनने जा रहा है। तो एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा इस प्रोग्राम में, अगर नहीं किया तो ये अधूरा रहेगा उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर। और चूंकि 2017 से योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, समय समय पर ये विवाद उठते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे, ताकि एक माहौल खराब हो और जो प्रदेश में निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और जो एक टेम्पल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, उसमें किसी जी तरीके से पता लगाया जाए। तो इस टेम्पल इकोनॉमी ने ये सिद्ध किया है, ये साबित किया है कि जो हमारी पुरातन अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ज्यादा कारगर थी। ये जो फैब्रिकेटेड तरीके से बाकी तमाम चीजें, और आप देखिए, आप उद्योग धंधे लगाते हैं, ठीक है, जरूरत है, आज की दुनिया की जरूरत है, आपको एक्सपोर्ट भी करना, तमाम चीजें करनी है, लेकिन टेम्पल इकोनॉमी से ना तो कोई पोल्यूशन होता है, ना किसी तरह की कोई दूसरी खराबियां होती हैं, इकोसिस्टम भी आपका ठीक रहता है और एक पूरा बड़ा समुदाय संगठित भी होता है और वहां से एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम का एक प्रेरक वाक्य जो है वहां से मिला है। तो एक ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण पेश कर रहा है। देखिए, आपने जो जो टेम्पल इकोनॉमी का नाम लिया वो वास्तव में सनातन अर्थव्यवस्था है और पिछले 20 सालों में भारत में इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं और कई किताबें भी आई हैं। आप कहेंगे मैं आपको उसका रेफरेंस आपको भेज दूंगा। सनातन अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था मंदिर, उसके अराउंड पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी। उसके और उसके आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, गुरुकुल था जहां कोई किसी किस्म का कोई भेद नहीं था और कोई वहां बेरोजगार नहीं था और कभी ये नहीं होता था कि किसी वस्तु का एक्सेस प्रोडक्शन हो गया है और या किसी वस्तुओं का जो है बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। कभी ये नहीं होता था कि किसी वस्तु के किसी उत्पाद का माल का दाम बहुत बाजार में गिर गया है क्योंकि अधिक अधिक उत्पादन हो गया है, या कभी ये नहीं होता था कि किसी वस्तु का माल का दाम बहुत बढ़ गया है कि उत्पादन कम है। कभी एक्यूमुलेशन या लाभ कमाना सनातन अर्थव्यवस्था का कभी आधार था ही नहीं, क्योंकि और 1000 साल के ये तुर्कों के राज में, अंग्रेजों के राज में जिस तरीके से सनातन अर्थव्यवस्था का समूल नाश कर दिया गया, मंदिरों का नाश किया गया, गुरुकुल व्यवस्था का नाश कर दिया गया। आचार्य धर्मपाल जी की बहुत मशहूर पुस्तक है भारत का स्वधर्म, मेरे सामने रखी है ये। इसमें उन्होंने पूरा इस बात का ब्यौरा दिया है कि कैसे 1835 तक जो है भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे और जिन जिन वर्गों को आज दलित और पिछड़ा और जनजाति ट्राइबल कहा जाता है, इस वर्ग के छात्रों की संख्या 76% थी, 96% साक्षरता थी और जो जजमानी व्यवस्था थी उसी के अंतर्गत सारे शिक्षकों को, गुरुओं को छात्र जो है दक्षिणा देते थे, किसी को वेतन नहीं मिलता था, कभी कोई प्राथमिक शिक्षक संघ नहीं था। तो वो जो व्यवस्था नष्ट हो गई है वो अब काशी और अयोध्या, उज्जैन और मथुरा में बहुत तेजी से उसका जो है उसका रिवाइवल हो रहा है। आज 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 साल में 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है काशी की स्थानीय अर्थव्यवस्था में एडिशनल पैसा आ रहा है और नवंबर 21 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से 5 करोड़ से अधिक लोग आए हैं। यही संख्या जो है और यही संख्या करोड़ों में है अयोध्या में भी। 50 से ज्यादा होटल बन रहे हैं।
तो और ये काम और शहरों में भी हो रहा है, और जैसे उज्जैन में बहुत तेजी से हो रहा है। और आप देखिए यूपी में 75 जिलों में आपको एक भी जिले में प्राचीन मंदिर नहीं मिलेगा, एक भी। ये लोग जो हमको बताते हैं कि जो जो हमारे जो आजादी के महान नेताओं ने हमको बताया है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, गंगो जमन तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, जरा उनको बताना चाहिए कि भारत के सारे प्राचीन मंदिर कहाँ गए। अरे मथुरा में नहीं है, काशी में नहीं है, अयोध्या में नहीं है। ये भारत में केवल तीर्थ यही तीन नहीं है। भारत ये गंगोत्री से लेकर गंगा सागर का जो गंगा का पूरा कोर्स है, उसके अलोंग हजारों तीर्थ हैं। अलीगढ़ है और आपका सोरो है, और अभी योगी सरकार के आने के बाद एक बहुत प्राचीन तीर्थ है मुजफ्फरनगर में, शुक्रताल, उसका जीर्णोद्वार हो रहा है। और इस समय यूपी में कम से कम 100 से अधिक योजनाएं चल रही हैं जिन पे काम हो रहा है, जहां पे मंदिरों में जैसे आपका मिर्जापुर में विंध्यवासिनी, वो विंध्याचल धाम है, सीतापुर में नैमिषारण्य है। इस इलाके, इस सब में बहुत काम हुआ है, और सैकड़ों गुने की संख्या में वृद्धि हुई है तीर्थ यात्रियों की। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी नवंबर दिसंबर में जो जो लगातार कहा है कि 1835 में थॉमस मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, और 2035 में इसके 200 साल पूरे होने जा रहे हैं, और हमारे पास 10 साल का समय बचा है। हमें इसको जो है इस औपनिवेशिक दास्ता का जो कलंक है, इसको हमको उतार फेंकना है। तो इस दिशा में जो काम हो रहा है, ये जो है लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन के लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी जो समृद्धि है वो उन्होंने पूरे अफ्रीका एशिया को लूट के कमाई है। शशि थरूर जो इस समय कांग्रेस के केरल के एमपी हैं, उनकी एक किताब है द इनग्लोरियस एम्पायर। शशि थरूर ने आज से 7-8 साल पहले लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अपने भाषण में कहा था कि कैसे ब्रिटेन ने लूटा है भारत को। 10 मिनट का भाषण था उनका, वो पूरे दुनिया में वायरल हुआ। पीएम प्रशंसा की और बधाई दी कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। उसके बाद जो है एक और ब्रिटिश लेखक हैं विलियम डैलिम्पायर, उन्होंने किताब लिखी द डार्क एज। तब ब्रिटेन के लोगों को मालूम पड़ा कि हमने कितना लूटा है दुनिया को। आप सोचिए, यूपी जो है 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, लंदन का 4 गुना है, वो ब्रिटेन का 10 गुना है। लंदन का अकेले जीडीपी $600 बिलियन है, जबकि यूपी का जीडीपी अभी $250 बिलियन है। लंदन में क्या पैदा होता है भाई? लंदन में किस बात की ये $600 बिलियन कहां से आ रहा है? वो आज भी लूट का पैसा वहां आ रहा है। तो हम अपना ये इतिहास ही नहीं जानते थे। अब लोगों को इतिहास मालूम पड़ रहा है। पिछले 30 सालों में, 35 सालों में अब नए ऑथर्स पैदा हो रहे हैं, नया शोध पैदा हो रहा है, अब लोग जान रहे हैं। तो और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो 2047 तक के लिए जो भारत का अमृत काल बताया है, ये वही अमृत काल है जब हम जान रहे हैं, जब हमें इतिहास बोध होगा, जब हमें आत्मबोध होगा, तब हमको अपना शत्रु बोध भी होगा। आज हमें क्या बोध है? अरे तुम तो बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो, तुम तो ट्राइबल हो, तुम तो दलित हो, तुम माइनॉरिटी हो, तुम मेजॉरिटी हो, और बस हमारा बोध केवल यही सीमित है। जो आजकल आप देख रहे हैं ना प्रयागराज में क्या हो रहा है, संतों को भी जो है जाति से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और सारे संत इसी भाषा पे बोल रहे हैं। तो जब हमारा जो है, जब हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की चेतना का पूरा लोप हो गया है, हमारी सिविलाइजेशनल और हमारी जो हमारी सनातन जो हमारी स्मृति थी, वो पूरी तरीके से इरेज कर दी गई है, तो हम केवल इसी कूड़ा करकट में जिएंगे कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। ओंकार चौधरी की केवल एक ही पहचान है, जात क्या है। तो ये सब चीजें अब हो रही हैं, और ये ताकतें चुप थोड़ी बैठी हैं। ये जो प्रयागराज में जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, इसके पीछे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है ना। अगर सबको अपना इतिहास पता चल गया तो फिर कौन जाएगा ये साइकिल में और हाथी में और हाथ के पंजे वाली पार्टी में। ये बताइए कि चूंकि योगी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तरह तरह के प्रपंच रचते रहते हैं। आज मैं देख रहा था राहुल गांधी का भी बयान और अखिलेश यादव का भी बयान।
दोनों के सुर एक जैसे हैं एसआईआर को लेकर के, फिर ये वितंडा खड़ा करना शुरू कर रहे। ये इन्होंने कहा कि साहब ये जहां-जहां हमारे वोटर हैं, वहां-वहां मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। एक तो चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले बीएलओ को क्या कोई अंतर्दृष्टि दे दी है परमात्मा ने या इन दोनों दलों ने कि उनको ये पता लग जाए कि इस मकान में तो समाजवादी पार्टी के वोटर रहते हैं, इस घर में कांग्रेस के रह रहे हैं, फला में बीजेपी के रह रहे हैं, उस चौथे घर में बीएसपी के रह रहे हैं। ऐसी कोई अंतर्दृष्टि पैदा कर दी है क्या कहीं चुनाव के सर काम में केवल हम लगे हुए लोग? कानूनी बात करें, जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें जुलाई एक में और इसको सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इसमें जी इसमें एक और सवाल है। अगर आपके वोट काटे भी जा रहे हैं पहचान करके, तो आपके कार्यकर्ता और नेता कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो वहां जाकर के मौके पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? शिकायत क्यों नहीं दे रहे? नहीं, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आज जो है जुलाई से लेके आज जनवरी आ गया है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई चल रही है और अभी तक जो है जो पिटिशनर हैं जिन्होंने एसआईआर का विरोध किया है, इसको क्वाश करने की मांग कर रहे हैं, उनके उनके सारे तर्कों तथ्यों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर एक भी इंटरिम डायरेक्शन नहीं दिया है, एक भी अंतरिम आदेश नहीं दिया है। केवल एक बात ये कही है कि आधार कार्ड को भी आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण माने, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आधार कार्ड का होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में और आर्टिकल 324 में आरपी एक्ट में साफ प्रावधान है कि जो व्यक्ति भारत का वैध नागरिक है केवल उसी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। यानी चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है वो उसकी नागरिकता का सत्यापन करे। और दूसरी बात है, ये किसी लोकसभा के संसद के कानून से अधिकार चुनाव आयोग को नहीं मिला है। आर्टिकल 324 जो संविधान में सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल का पूरा पूरा अधिकार इलेक्शन कराने का, इलेक्टोरल रोल को बनाने का, उसमें रिवीजन करने का चुनाव आयोग को अधिकार है। और संविधान में इस तरह के अधिकार या तो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को या मिले हैं चुनाव आयोग को। किसी अन्य संस्था को जो अधिकार मिले हैं वो संसद द्वारा पारित अधिनियम से मिले हैं। और जब इनके पास 7 महीने में कुछ कहने को नहीं है तो अब ये केवल उस प्रोसेस में ही ये जो है कमियां निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था हरियाणा के चुनाव के बारे में? राहुल गांधी ने क्या कहा था नवंबर 2025 में जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उसके बारे में क्या कहा था? लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये केवल जो है राजनीति में लगातार आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप केवल सुअर के लिपस्टिक लगा रहे हैं। तो रोज आप एक नया मुद्दा ले आते हैं, कभी न घुमा फिरा के एसआईआर के बारे में आप बोलते हैं। तो यानी अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई आपके पास इश्यू नहीं रह गया। अब आज राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए और यहाँ पे अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। जब आपने जो है ये कहा था कि आपने हजारों की संख्या में बूथ लेवल एजेंट अपनी पार्टी के अपॉइंट किए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? और अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से किसी ना किसी जिले को लेकर के मतदाता सूची में ये कमी है, वो कमी है, यहाँ वो छूट गया, वहां वो छूट गया, एक से अधिक रिप्रेजेंटेशन यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को रोज प्रेषित किए जा रहे हैं, रोज। तो ये केवल जो है जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब आप बताइए, योगी जी को 9 साल हो गए हैं, 9 साल से मैं 85 से यूपी विधानसभा कवर कर रहा हूं। मैंने 9 साल में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ ये असेंबली में एक मुद्दा पे इन्होंने कोई ऐसा नहीं बना पाए जिससे ये कह सके कि सरकार का ये कार्य जन विरोधी हो। 9 सालों में इनके पास केवल 2 मुद्दे रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा भिन्न भिन्न सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का पूरा पालन नहीं किया जा रहा, जो कि कभी भी आज तक ये साबित नहीं कर पाए। इनका एक बड़ा मुद्दा था
इसका गन्ना किसानों को पेमेंट का जो है मूल्य नहीं बढ़ रहा, और उनके जो है जो चीनी मिलें गन्ना खरीद रही उसका भुगतान नहीं हो रहा। सालों दशकों बाद यूपी में ऐसा हो रहा है कि गन्ना किसानों का करंट पेमेंट हो रहा है। और आप अगर पता करिए वेस्टर्न यूपी में, तो 2025-26 सीजन यानी जो वर्तमान सीजन है, इसका भी पेमेंट हो रहा है। और आज चीनी मिलों को चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए गन्ना चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल रहा है जितनी उनकी क्रशिंग कैपेसिटी है। तो मुद्दा क्या है आपके पास? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप बोल नहीं सकते, छुटपुट घटनाएं होंगी। कोई ये नहीं कहता लॉ एंड ऑर्डर कभी इतना अच्छा नहीं हो सकता कि यूपी में सारे थाने बंद कर दिए जाएं, यूपी में होम डिपार्टमेंट को अबॉलिश कर दिया जाए, यूपी में डीजीपी ऑफिस को भी अबॉलिश कर दिया जाए। क्या ऐसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए आपको? लॉ एंड ऑर्डर समाज है, जीवन समाज है। समाज में रोज तमाम तरह के एक्सचेंज होते हैं, और रोज विवाद होते हैं, और लोगों का, और तो जब विवाद होंगे तो उसमें अपराध भी होगा, उसमें आपराधिक घटनाएं भी होंगी। लेकिन क्या जो अखिलेश यादव के जमाने में जिस तरीके से दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, शामली में, बागपत में, कैराना में, क्या ऐसी भी कोई घटना हुई है यूपी में पिछले 9 साल में? कोई एक बता दीजिए। तो और जिस तरीके का जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो क्रैकडाउन यूपी में हुआ है, ऐसा तो यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज क्राइम की तो हालत खराब है। हम लोग इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं अपने कार्यक्रमों में, और आम जनता की जानकारी है। मेरठ का जो सोची इन लोगों को आज क्या हालत होती गंज का? इन लोगों को परेशानी इसी बात की है कि यूपी में अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, माफिया सक्रिय क्यों नहीं है, अपहरण उद्योग क्यों नहीं है, दिन दहाड़े लड़कियों से, महिलाओं से छेड़छाड़ और बदतमीजी क्यों नहीं हो रही है। तो ये सब तो बंद हो चुका है, इसलिए परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। और कुछ दर्शक लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में यूजीसी के बारे में कह रहे हैं कि प्रोग्राम करें, तो कल हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। आज रिट फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के, तो कल हम इस पर प्रोग्राम करेंगे और इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।